नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का शो चक्रव्यूह। SIR यानी सर चकराने वाली आखिर भारतीय रिपोर्ट लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। इस खबर को 13% लोगों ने देखना चाहे। सब जानना चाहते हैं SIR में नाम है या कट गया है। अगली खबर, चीन के एटम बम में पानी है, टेंशन में जिनपिंग है और ट्रंप खुश हो गए हैं। क्यों? इस खबर को 20% लोगों ने देखना चाहा है। इस पर हम आगे बात करते हैं। और तीसरी खबर जो आज हमारे पोल में थी, यूपी में नया PDA बन गया है। अखिलेश यादव ने सुना क्या? इस खबर को 31% लोगों ने पसंद किया है। इस खबर पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। और जो आज की सबसे बड़ी स्टोरी बनकर उभरी है वो है राहुल की पिच पर ओवैसी का बाउंसर, बॉल चीनी बाउंड्री पार। इस खबर को सबसे ज्यादा 36% लोग देखना चाहते हैं। चक्रव्यूह में हमारी आज की लीड स्टोरी भी यही है, जो कि संसद से निकलकर सामने आ रही है। आज संसद में जो हुआ वो शायद ही पहले कभी हुआ होगा। हंगामा एक किताब से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही चीन से होते होते बात गद्दार, नेहरू परिवार, अय्याशी, सिखों की पहचान, दलितों के अपमान तक पहुंच गई। लेकिन सिर्फ विवाद होता रहा, संवाद नहीं। उस विवाद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में जवाब देने वाले थे, लेकिन नहीं दे पाए। शाम 5 बजे उनका भाषण शेड्यूल था, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी को 7 और 8 फरवरी को अब मलेशिया भी जाना है। 5 तारीख को यानी कल राज्यसभा में PM को जवाब देना है। यह पहले से शेड्यूल्ड है। अब लोकसभा में क्या होगा अभी तक कुछ भी पता नहीं है। विपक्ष आज जिस तेवर के साथ हंगामे पर उतरा, उसमें कल या परसों मामला शांत हो जाएगा, इसकी गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का शेड्यूल्ड भाषण, वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर, शायद जब से मैं संसदीय कार्रवाई को कवर कर रहा हूं, ध्यान में इसको देख रहा हूं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई शेड्यूल्ड भाषण इस तरीके से पोस्टपोन करना पड़ा हो, टालना पड़ा। I don't think नारायण जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। सनक है ये, और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, RPG का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। और अब बात राहुल गांधी की, जिनके रुख से सुबह से ही साफ हो गया था कि विपक्ष क्या करने वाला है। जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही थी, संसद भवन की ये तस्वीरें देखिए। सुबह सुबह राहुल गांधी अब संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं तो उनके हाथ में जनरल नरवणे की लिखी हुई ये किताब मौजूद थी। संसद में राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की आत्मकथा को अपने साथ लेकर पहुंचे। ये वो किताब है जो अप्रकाशित है, दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इस पर फिलहाल के लिए मंथन चल रहा है कि रिलीज होने देना है या नहीं होने देना है। वो विवादित किताब, वो अप्रकाशित किताब राहुल गांधी के हाथों में आज संसद भवन परिसर में देखी गई। और इसी पर पूरा हंगामा बीते 48 घंटों से मचा हुआ है, जिसका टेक्स्ट आपको याद होगा वो कल और परसों दोनों दिन हाउस में पढ़ना चाहते थे। इसी किताब का एक अंश है जो कि एक मैगजीन में छपा है। उस मैगजीन के हवाले से वो इस किताब के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जब ये कहा गया किताब तो छपी नहीं है, तो आज वो किताब लेकर हाजिर हो गए। इस पर इतना हंगामा हुआ बीते 2 दिनों में कि आज भी सदन नहीं चल पाया। राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं हो पाया। विपक्ष के नेता हैं वो, और ये जिद है कि पहले उनका भाषण होगा। हालांकि अभी तक ये किताब पब्लिक डोमेन में नहीं है, अप्रकाशित है, लेकिन पता नहीं कैसे राहुल गांधी के हाथ लग गई। अब आप सुनिए कि राहुल गांधी ने किताब को लेकर आज क्या क्या बड़ी बातें कही। दिस इज मिस्टर नारायण बुक, नारायण जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो।
राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है? पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। अमूमन असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी के साथ सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। कांग्रेस का और उनका वोट बैंक दरअसल सेम जो है वो मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन आज जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है। क्या कहा है ये मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले आज संसद में 3 बड़ी चीजें हुई जो आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, फिर लोकसभा स्पीकर के कक्ष में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज सभा के स्पीकर के कमरे के अंदर भी हंगामा देखा गया और सदन के बाहर राहुल गांधी का नवनीत बिट्टू पर गद्दार दोस्त वाला तंज, ट्रेटर फ्रेंड। लोकसभा में जिस वक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका से टैरिफ डील वाला बयान दे रहे थे, उसी वक्त विपक्ष ने जमकर हंगामा आज सुबह सुबह शुरू कर दिया था। यहां तक कि विपक्षी सांसद ट्रेजरी बेंच की तरफ चले गए। इस पर विपक्ष को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने काफी नसीहत भी दी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। तो देश के अंदर विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है। विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। और आखिरकार स्पीकर ने सदन की कार्रवाई उस वक्त रोक दी, लेकिन इससे समस्या का समाधान हुआ नहीं। स्पीकर के कक्ष में विपक्षी सांसद पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सस्पेंशन की मांग कर दी। हुआ दरअसल ये कि लोकसभा में निशिकांत दुबे कई किताबों के साथ आज पहुंचे थे और नेहरू गांधी परिवार पर बहुत ही तीखे और गंभीर आरोप लगा दिए। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। विपक्ष खासकर कांग्रेस की शिकायत है कि राहुल गांधी के लिए स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया तो वही नियम निशिकांत दुबे पर लागू क्यों नहीं होते। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सदन पहले 2 बजे तक के लिए और उसके बाद फिर 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 5 बजे आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण तय था। यह ऑफिशियली तय हो चुका था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, लेकिन सदन कल सुबह अचानक जब 5 बजे मिला तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसकी व्याख्या विपक्ष और सरकार अपने अपने हिसाब से अब कर रहे हैं। क्यों नहीं आया? डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ? मर गया पॉलिटिकली। इधर सदन के बाहर दिन में कांग्रेस के नेता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त रेल राज्य मंत्री जो कि पंजाब से आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे तो राहुल गांधी ने कुछ कहते हुए हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। राहुल गांधी ने बिट्टू पर तंज कसते हुए कहा, माई ट्रेटर फ्रेंड, यानी मेरे गद्दार दोस्त। राहुल गांधी ने बिट्टू को वापस कांग्रेस में आने के लिए कहा तो मैं आपको बता दूं कि बिट्टू पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे
बेअंत सिंह साहब उनके पोते हैं। हालांकि बिट्टू ने भी देश के दुश्मन उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों को कहा और सदन के भीतर चले गए। अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लग गए। और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं। पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ किया बिट्टू के साथ, उसके बाद तो बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। अगले साल पंजाब में चुनाव भी है और बीजेपी के मुताबिक सिख समुदाय से आने वाले रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर सिख नेताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी ने आज उतार दी और राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन भी किया। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी, रवनीत बिट्टू एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस की जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी साथ में पैदल भी चले, लेकिन उसके बाद चुनाव के पहले, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। और अब देखिए फिलहाल तो राज्यसभा से सांसद तो चुनाव लड़े थे, हार गए थे। एक साल बाद पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं। बात गद्दार या देश के दुश्मन से भले शुरू हुई हो, लेकिन बात का बतंगड़ पंजाब चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ रहा है। इसीलिए बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी अपने सिख नेताओं को आगे कर दिया। जो पार्टी छोड़कर चला गया कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। जो गद्दारी करता है, जो आसान फरामोश होता है, उसको अकीर्तकण बोलते हैं। और ये जो रवनीत सिंह बिट्टू है, ये अकीर्तकण है। इसने आसानों के बदले गद्दारी दी है। बात चीन से शुरू हुई थी, बात गद्दार पे आ गई, पंजाब पर आ गई, लेकिन गद्दार शब्द से याद आया कि देश चीन की गद्दारी या कहें कि विश्वासघात को बीते 6 दशक से झेलता आ रहा है। कभी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया था। उन्हें लगता था कि चीन और भारत मिलकर मजबूत ताकत बनेंगे, लेकिन चीन ने दोस्ती की पीठ में गद्दारी के खंजर भोंक दिया था। 1962 में चीन के हमले के बाद कोई हिंदुस्तानी चीन पर सपने में भी भरोसा अब नहीं करता है। कूटनीति की मजबूरियां होंगी कि दिल ना मिलने पर भी हाथ मिलाने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीति की दुनिया में चीन को कभी भरोसे के काबिल नहीं समझा है। कारोबारी रिश्तों का निर्वाह और भारत के हितों के सवाल के कारण चीन से हाथ मिलाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन सहज दोस्ती तो बिल्कुल नहीं। इस समय उसी चीन पर संसद में संग्राम छिड़ा है। राहुल गांधी तो हमला बोल ही रहे। कांग्रेस का विरोध करने वाले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी चीन को लेकर बहुत ही कड़े तेवर दिखाए, लेकिन राजनीतिक सवालों के साथ ओवैसी ने जो ट्वीट किया उसमें केंद्र सरकार से कुछ कड़े सवाल पूछे। ओवैसी ने पूछा है कि क्या भारतीय सेना चीन के साथ सटी हुई सीमा पर उन सभी क्षेत्रों में गश्त करने में सक्षम है जहां पर अप्रैल 2020 से पहले गश्त करा करती थी। ओवैसी ने यह भी पूछा कि अगर नहीं तो और उसमें बफर जोन कब तक रहेंगे। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सरकार ने पड़ोसी देश के साथ क्या समझौता किया है, और यह भी पूछा कि सरकार ने चीनी सीमा पर हमारी सेना की फायरिंग करने पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रखी। ओवैसी ने, आपको याद होगा, ये वही ओवैसी है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का पक्ष या हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए सरकार का नुमाइंदा बनकर दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों में घूम रहे थे और भारत के बारे में बैटिंग कर रहे थे। आज वही ओवैसी उसी सरकार से चीन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। वही भाषा जो राहुल गांधी की है। ओवैसी भी राहुल गांधी की पिच पर अब खेलने आए। आप देखिए कि राहुल गांधी और ओवैसी के बयान चीन को लेकर कैसे एक दूसरे से बिल्कुल मिल रहे हैं। राहुल और ओवैसी दोनों आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार चीन से डरी हुई है। दोनों यही सवाल पूछ रहे हैं कि सेना को गोलीबारी करने पर इतनी पाबंदी क्यों लगाई गई है। इस पर बीजेपी का आरोप है कि चाहे राहुल गांधी हो या फिर ओवैसी, दोनों ही सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। ये ओवैसी और राहुल गांधी दोनों
देश की जो सेना कार्य कर रही है देश की सरहदों पर, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। दरअसल सवाल सेना के मनोबल पर कम और पॉलिटिकल लीडरशिप पे ज्यादा विपक्ष ने उठाया है। दरअसल चीन को लेकर भारत में विरोध और अविश्वास काफी पहले से है। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद कई नेता पाकिस्तान को देख लेने की बात कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री उस वक्त के जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज साहब ने रक्षा मंत्री होते हुए बहुत ही साफ साफ कहा था कि चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान नहीं। भारत को असली चुनौती या खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है। और यही बात आज अखिलेश यादव कह रहे हैं पुराने संदर्भों के साथ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी और तमाम समाजवादी नेताओं ने हमेशा इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो हमारा चीन से है। तो जो कुछ संसद में चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग आप देखते रहेंगे। कल प्रधानमंत्री का भाषण होगा या राहुल गांधी का पहले भाषण होगा, क्या होता है उस पर नवभारत और नवभारत के रिपोर्टर्स की नजर बनी हुई। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो आज वोटिंग में भरपूर पसंद की गई है। 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी जीत का हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगाएगी तो अखिलेश यादव कांग्रेस से हाथ मिलाकर पीडीए के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। वही फॉर्मूला जो 24 के चुनाव में था। मायावती की बीएसपी भी अगड़ाई ले रही है, लेकिन सत्ता की लड़ाई के इस त्रिकोण में एक चौथा कोण उभर गया है और ये नाम भी अखिलेश के नाम से मिलता जुलता है, पीडीए 2। इसकी एक कड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए कि क्या कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जो एसपी, बीएसपी और बीजेपी तीनों के साथ रह चुके हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य अब क्या कह रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और भाजपा के गुंडाराज में कोई अंतर नहीं। गुंडाराज का विकल्प गुंडाराज नहीं हो सकता। एक गुंडाराज की सरकार को दूसरा गुंडाराज की पार्टी हटा नहीं सकती, इसलिए तीसरे विकल्प की जरूरत है। तो क्या यूपी चुनाव के पहले एक नया मोर्चा खड़ा हो रहा है? अब मैं आपको बताता हूं कि पीडीए 2 की बात क्यों की जा रही है। पीडीए 1 तो अखिलेश यादव ने बनाया है, जिसमें पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित और ए का मतलब है अल्पसंख्यक। यानी यूपी के लिहाज से बात करें तो वहां पे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम। अब इसमें सेंध लगाने के लिए 4 नेता संभावना तलाश रहे हैं। इनमें पी फॉर पिछड़ा वर्ग से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, डी फॉर दलित से चंद्रशेखर आजाद हैं और ए फॉर अल्पसंख्यक से असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी आप कह सकते हैं। और अब ये भी कांग्रेस से बाहर निकले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी आप इसमें देख सकते हैं, दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसीलिए राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पीडीए 2 बनाने की तैयारी यूपी में चल रही है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि इसको चुनावी लाभ शायद ही मिले। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव की अगर बात है तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और बड़ी कांटे की लड़ाई है। और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा दल आगे है या कौन सा दल पीछे। तो ऐसी स्थिति में अगर तीसरा गठबंधन बनता है और वो थोड़ा बहुत भी वोट शेयर किसी भी पार्टी का अगर खींच लेता है तो उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन चुनावी राजनीति का अंकगणित इतना सरल नहीं होता। आखिर 3 अलग अलग तबकों से आने वाले 3-4 नेता मिलकर क्या पीडीए का सारा वोट अपनी झोली में डाल सकते हैं? समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए तो अखिलेश यादव का एक फॉर्मूला है और वो अखिलेश यादव के साथ है, उनके पीछे है। दूसरी तरफ ओवैसी इस बात से मुतमईन दिखते हैं कि बिहार में तेजस्वी का खेल उन्होंने खराब कर दिया। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों में विपक्षी दलों के बीच उन्होंने अपनी जगह बना ली, तो यूपी में भी मुसलमानों के दिल में अब अखिलेश नहीं बल्कि ओवैसी को वो बसाने में कामयाब होंगे। इसीलिए उनके निशाने पर लगातार अखिलेश यादव है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था तो पीडीए के विकास को ही अपना चुनावी एजेंडा बनाया था। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का विकास। हालांकि जीत हार के कई और कारण भी होते हैं, लेकिन तब यूपी से सबसे ज्यादा 37 सांसद अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने जीते थे। इसीलिए पीडीए का सिक्का आज भी जमकर चलता है।
लेकिन पीडीए 2 को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल क्या क्या है बारी बारी से आपके सामने रख देता हूं। जिन नेताओं की बात हो रही है वो चाहे ओवैसी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, इनमें आखिर कौन है जिसका राज्यव्यापी बड़ा प्रभाव है? ये चारों चेहरे आपके सामने, किसका राज्यव्यापी प्रभाव है? जो यूपी के लोग हैं, जानकार हैं, वो समझेंगे कि इन चारों में से कोई भी एक नेता नहीं है जो पूरे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपना प्रभाव थोड़ा बहुत भी रखता हो। पॉकेट्स हो सकते हैं लेकिन पूरा प्रदेश नहीं। सवाल नंबर 2, पीडीए का नेता तो अखिलेश यादव है, लेकिन इस पीडीए 2 का नेता कौन होगा? इन चारों में आपस में किसके नाम पर पार्टी ये गठबंधन बनेगा? सवाल नंबर 3 कि क्या इन नेताओं की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, क्योंकि सबके सपने बड़े बड़े हैं और सब अपने आप को, अपनी पार्टी को ज्यादा बड़े के तौर पर देखना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर आजाद हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी या फिर ओवैसी क्यों ना हो। इस बात को अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से भी समझ सकते हैं जिसमें वो पीडीए के बहाने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना लगाते हैं। पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो, असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। तो ये है पीडीए 2 की मिस्ट्री। 4 नए दल जुड़ के एक नया गठबंधन बना रहे हैं जो अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले की हवा निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए का वोट काटने की साजिश चल रही है। वो यहां तक कह रहे हैं कि एसआईआर, जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर को संगठित अपराध में जोड़ दिया जाए। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पलटवार कर रहे हैं कि सत्ता नहीं होने पर विपक्षी नेता व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन सवाल किसी पार्टी का नहीं है। इस बार पलटवार के बीच ग्राउंड पर क्या हो रहा है, नवभारत ने इसकी ग्राउंड जीरो से पड़ताल की है। एसआईआर पर ऑपरेशन 0007। क्या एसआईआर के फॉर्म 7 में चुपचाप कोई खेल चल रहा है? क्या फॉर्म 7 में सचमुच धांधली हो रही है या सचमुच चुन चुन कर नाम काटे जा रहे हैं? क्या किसी खास वर्ग के वोट लाइन से काटे जा रहे हैं? टाइम्स नाउ नवभारत ने इन आरोपों की ऑन द स्पॉट पड़ताल की। उसमें ये 13 तरह की चीजें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फॉर्म दर फॉर्म, नाम दर नाम। जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली है। देखिए नवभारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। एसआईआर पर नवभारत का ऑपरेशन 007, जहां सवाल भी हैं, सबूत भी हैं और सच की पड़ताल भी। ऑपरेशन एसआईआर 007। फॉर्म 7 को लेकर जो एसआईआर प्रक्रिया में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसी पर यह सिर्फ खुलासा नहीं है बल्कि एक जमीनी पड़ताल है। क्योंकि अगर वोट सुरक्षित नहीं रहा तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। लोकतंत्र की सबसे मजबूत ईंट क्या है? चुनाव आयोग, ईवीएम या फिर वो वोटर लिस्ट जिसके बिना लोकतंत्र सिर्फ एक नारा बनकर रह जाता है। विपक्ष एसआईआर फॉर्म 7 को लेकर आरोप लगा रहा है। सवाल किसी नेता का भी नहीं है, सवाल किसी एक वर्ग विशेष के वोटरों का भी नहीं है। आज सवाल है हमारे और आपके अपने वोट का। क्योंकि अगर सच में फॉर्म 7 के नाम पर वोट काटने का हथियार बनाया जा रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, कोई अनजान आदमी किसी और का नाम का फॉर्म से लिस्ट से नाम हटा दे रहा है, जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है, तो ये तलवार नहीं, लोकतंत्र के लिए जहर में छुरी है। हमारी पड़ताल में क्या मिला, इसे जानने से पहले अखिलेश यादव को सुन लीजिए। उन्होंने आज एक बार फिर फॉर्म 7 के बहाने आरोपों की लंबी झड़ी लगा दी। संगठित अपराध में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अधिकारी
पे दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। बीजेपी के जो हेडक्वार्टर से जो फॉर्म भर करके आ जाता है, फॉर्म 7, उस पर वोट काटा जा रहा है। कई जगह जो शिकायतें हुई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने खुद ऐसे व्यक्तियों की जानकारी चुनाव आयोग को और प्रशासन को दी है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिन्हें साइन करना नहीं आता है। फॉर्म 7 पे साइन है उनके, जो अंगूठा मारते हैं उनके साइन करा करके वोट काट रहे हैं और केवल टारगेटेड वोट काट रहे हैं। पीडीए और मुस्लिम मतदाता का वोट काट रहे हैं। हमारे ऑपरेशन SIR 007 में यूपी में क्या सच सामने आया, इसे देखने से पहले मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। राजधानी भोपाल में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। वोट कटवाने के लिए किसी और के नाम और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर आपत्तियां दर्ज करा दी गई। आरोप है कि भोपाल जिले में 9000 से ज्यादा लोगों के नाम पर फॉर्म 7 भरे गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि एक ही पैटर्न पर कई जगह आपत्तियां लगाई गई हैं, जिनमें नाम नंबर गलत पाए गए। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और संदिग्ध फॉर्म्स की वेरिफिकेशन भी अब कराई जा रही है। हमारे सहयोगी मकरंद काले की पड़ताल में ऐसे कई लोग मिले हैं। नौशाद अली का वोटर आईडी कार्ड है। नौशाद अली यहाँ पर सालों से रहते हैं, निवास करते हैं। उनके बेटे हैं अफजल। अब ये फॉर्म भरा गया है, फॉर्म 7। ये फॉर्म 7 भरा है सुमित मालवीय नाम के एक शख्स ने। सुमित मालवीय कौन है ना नौशाद अली जानते हैं ना उनका बेटा जानता है। सुमित ने फॉर्म 7 भरा, फॉर्म 7 भर के जमा कर दिया और इसके आधार पर बताया जा रहा है कि नाम कट गया। हम तीनों का तो सही है। जो पापा का था तो एक BLO 2 हैं, उन्होंने हमें आके बताया कि आपके जो पापा जी का किसी ने शिकायत दर्ज कर दी कि वो यहाँ के निवासी भी नहीं है और यहाँ के रहने वाले नहीं है। और हमें यहाँ काफी साल हो गए, हमारा जन्म ही यहाँ 1250 में हुआ है। और दूसरी बात ये है कि सुमित मालवीय, इनको तो जानते भी नहीं है कौन है ये आदमी। अब जिनकी शिकायत की जा रही है वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो उस पते पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत कर दी गई है। कौन कर रहा है पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद अली है। आबिद अली है। ये देखिए आबिद अली के नाम की शिकायत हुई है। आबिद अली, इनका वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आबिद अली का वोटर आईडी कार्ड है। अब शिकायत करने वाला है विशाल। विशाल कौन है वैसे? मैं नहीं जानता सर। इन्होंने क्या शिकायत की? इन्होंने लिखा है कि मैं अनुपस्थित हूँ। अनुपस्थित जी। और आपका नाम काटा जाए? जी, मेरा नाम काटा जाए। फॉर्म 7 यानी वोट काटने वाला फॉर्म। चुनाव आयोग का नियम यही कहता है कि फॉर्म 7 तब भरा जाता है जब वोटर का देहांत हो चुका हो, वो कहीं शिफ्ट हो चुका हो या फर्जी हो। लेकिन क्या सच में जमीन पर कुछ और खेल चल रहा है? नवभारत के रिपोर्टर यूपी और MP के गांव में पहुंचे, शहरों में गए जहां लोग जिंदा हैं, घर में रहते हैं, उनके पास पहचान पत्र भी मौजूद है, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। कई मामलों में फॉर्म 7 भरा गया, वो भी बिना बताए। कहीं अंगूठा किसी और का है, कहीं साइन किसी और का है। और सवाल फिर वही कि क्या ये महज गलती है या फिर सोची समझी कोई सियासी चाल चली जा रही है कुछ लोगों का नाम कटवाने के लिए। यूपी के सीतापुर में 63 मुस्लिम वोटर जिंदा हैं, लेकिन फॉर्म 7 में उन्हें मरा हुआ दिखा दिया गया है। अब मौके पर हंगामा मचा हुआ। ये सभी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के गुरसंडा बूथ के वोटर हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इनके और इनके परिवार के लोगों के नाम पर SIR फॉर्म 7 जमा करा दिया गया है। हमारे गांव के वोट काट दिए गए हैं 114, जिसमें से 7 नंबर फार्म किसी ने भर के दे दिया है, डाल दिया है, जिसमें और किसी को मृत दिखाया गया है और किसी को अनुपस्थित दिखाया गया। किसी को कहा गया कि गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन मौजूदा इस टाइम सब गांव में ही हैं। हम लोगों के 114 वोटें इकट्ठे हैं यहाँ मुस्लिम समुदाय की। स्पेशल किसी अधिकारी से अधिकारी हमारे कल आए थे, तहसीलदार साहब, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये सही हो जाएगा। हमारी वाइफ का वोट कटा है। क्या है? फार्म नंबर 7 114 भरे भराए मिले हैं। उसमें किसी को आपद दिखाया गया है, किसी को मृतक दिखाया गया है, किसी को दिखाया गया है यहाँ पर डबल वोट है। इनका कहना है कि गुरसंडा बूथ 63 वोटरों को मरा हुआ दिखाया गया है, लेकिन ये सभी 63 मुस्लिम वोटर जिंदा हैं और पहले से वोट देते हैं।
सीतापुर का गुरसंडा बूथ महोली विधानसभा में आता है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। अब सभी 63 मुस्लिम वोटरों के फॉर्म 7 जांच के लिए बीएलओ के पास पहुंचे हैं। एसआईआर की लड़ाई में आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। आज सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक ऐसा दृश्य दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा। कोर्ट रूम में काले कोट पहने वकीलों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं अपनी दलील देते हुए। ये वो तस्वीर है जो आज सुप्रीम कोर्ट की आई। कोर्ट नंबर 1 से चीफ जस्टिस की बेंच थी, वहां पर मुख्यमंत्री खुद अपनी दलील देती हुई दिखाई दी। एक मौजूदा मुख्यमंत्री पहली बार सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी पैरवी करने पहुंची थी और बिना देर करते हुए टीएमसी ने एक पोस्टर भी आज जारी कर दिया। ममता बनर्जी पिछले 3 दिन से दिल्ली में है। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ विरोध का एक अलग तरीका अपनाया हुआ, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से वो अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। ममता बनर्जी की तरफ से बड़े बड़े वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही, लेकिन ममता बनर्जी ने कोर्ट से परमिशन लेकर अपने केस की पैरवी खुद की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि चीन के एटम बम से जुड़ी हुई। आपने भी आजकल रील को स्क्रॉल करते हुए ये डायलॉग जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, अरे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। कुछ यही हाल इन दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हो रखा है, क्योंकि चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले महीने ही पीएलए की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन झांग युक्सिया को न्यूक्लियर सीक्रेट की जासूसी के आरोप में हटाया गया था। वो खबर हमने आपको तफसील से दिखाई थी। और जब पीएलए की रॉकेट फोर्स के पूरी टॉप लीडरशिप को बर्खास्त कर दिया गया, वजह बेहद हैरान करने वाली है। चीन अपने सालाना विक्ट्री डे परेड में दुनिया के सामने जो एटमी मिसाइलों की नुमाइश करती है ना, उसकी पोल खुल गई है। आईसीबीएम और डीएफ सीरीज के न्यूक्लियर कैपेबल इन मिसाइलों के फ्यूल टैंक में असली प्रोपेलेंट की जगह पानी भरा पाया गया है। पूरी दुनिया में चीन की मिसाइलों की फजीयत से जिनपिंग अब टेंशन में आ गए हैं। तो एक शख्स आपके बेहद खुश नजर आ रहा है, इस तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। एक शख्स इससे बेहद खुश नजर आ रहा है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि लगातार चीन के लिए एक परेशानी खड़ी करना चाह रहे हैं। सवाल है कि न्यूक्लियर मिसाइलों के फ्यूल टैंक में पानी कैसे भरा? क्या चीन की ज्यादातर मिसाइलें सिर्फ भारी मेटल का खोखा भर हैं, या फिर चीन में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि इससे अब सेना भी नहीं बच पा रही है? और सबसे अहम सवाल यह कि चीन के पानी वाले मिसाइल देकर अमेरिका क्यों खुश हो रहा है? ये देखिए, सवाल बारी बारी से आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तमाम सवालों के जवाब आपको बताया, उससे पहले देखिए कैसे चीन के साइलों में रखे मिसाइलों में भरा पानी इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कोविड के बाद से ही चीन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही सस्पिशियस देश बन गया है। पूरी दुनिया चाइनीज हथियारों को लेकर भी अब शक की नजरों से देखती है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चाइनीज हथियारों की भद पिटी थी, वो भी सबको याद है। पाकिस्तान ने चीन के एक्सपोर्ट किए गए वेरिएंट HQ-9P लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा। लेकिन ये भारत के ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा था। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चाइनीज JF-17 फाइटर जेट से PL-15 मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फायर की थी। लेकिन चीन दावा करता है कि उसका PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। लेकिन यह मिसाइल टारगेट को छोड़िए खाली मैदान में ही गिर गई। बाद में इसका मलबा भारत में रिकवर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में चीन के सैन्य सामानों की डिमांड पर असर पड़ गया। माना कि चीन का सैनिक सामान जो है वो दुआमी दर्जे का है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वहीं अब चाइनीज न्यूक्लियर मिसाइलों के फ्यूल टैंक में पानी भरे होने से इस खुलासे से जाहिर तौर पर शी जिनपिंग की टेंशन कई गुना बढ़ गई हो। उन्होंने अपना जोर लगाया जो उनके पास था। अगर हो सकता है वो किसी और देश के साथ लगाते, वो सफल हो जाते, लेकिन यहाँ पर जाके वो सफल नहीं हो पाए। वो हमारी सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, क्योंकि बेशक नेवी ने हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो पूरी तरह से डिप्लॉयड थे। ये जो एक तरफ से हम कहते हैं जॉइंट वॉरफेयर जो हुआ है, ये हमारा बिल्कुल कामयाब हुआ।
दरअसल पिछले 1.5-2 सालों से चीन की सेना भारी उथल पुथल से गुजर रही है, जो चीन के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। 3 साल पहले चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल हुआ करते थे, जो पीएलए के अलग अलग विंग्स और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। अब इनमें से लगभग सभी को या तो बाहर कर दिया गया है या वे अचानक से गायब हो गए हैं। आपके सामने मैं स्क्रीन दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तस्वीर 2023 की है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की मीटिंग में पीएलए के 6 कमांडर हेल मोगेम्बो वाले पोज में आपको नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि फिल्म में था ना अमरीश पुरी वाली। जी हाँ, जैसे कि 80 के दशक में मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो के प्रति अपनी वफादारी जताने के लिए उनके कमांडर नारा लगाते थे, हेल मोगेम्बो। आज जिनपिंग के वफादार इन 6 कमांडर में से सिर्फ एक झांग शेंगमिन ही बचे हैं, बाकी सभी जनरल को पद से हटा दिया गया है। ये सिर्फ 3 साल में भीतर हुआ है। जिस तरह से शी जिनपिंग पीएलए के टॉप जनरल को किनारे लगा रहे हैं, उससे दुनिया की सबसे बड़ी सेना के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष शी जिनपिंग हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष का पद खाली है, जबकि दूसरे उपाध्यक्ष झांग शेंगमिन है। इसके अलावा सीएमसी के 4 मेंबर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। थिएटर कमांड की बात करें तो पूर्वी कमांड में ही कमांडर और कमिश्नर की तैनाती है, जबकि सेंट्रल कमांड में सिर्फ कमांडर हैं तो कमिश्नर लापता, जबकि दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी कमांड के दोनों अहम पदों के जनरल लापता हैं, यानी पद खाली पड़े हैं। चीन की वॉर स्ट्रेटेजी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट इसके पीछे की वजह शी जिनपिंग को ही बताते हैं, जो जब अपने लोगों पर जरूरत से ज्यादा शक करने लगे। मुझे लगता है असली मकसद ये है कि इनका इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है और शी जिनपिंग अपनी आर्मी को अपने पूरे 100% कंट्रोल के अंदर लाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की करतूतों का खुलासा हो रहा है, उसका एक सिरा अमेरिका से जुड़ता साफ तौर पर दिखाई देता है। पिछले महीने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन और शी जिनपिंग के बेहद करीबी झांग युक्सिया को पद से हटाया गया था। चीन के मुताबिक जनरल झांग पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसीलिए उनको हटाया गया। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक झांग पर न्यूक्लियर सीक्रेट लीक करने का आरोप लगा। तो वही अब चीन के मिसाइलों में पानी वाली रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी के जरिए हमारे सामने आई है। आज की तारीख में अमेरिका को रूस के बाद किसी से सबसे बड़ी चुनौती है तो वो चीन है, और यही वजह है कि अमेरिका, खासकर ट्रंप, ऐसा कोई मौका छोड़ना आज की तारीख में नहीं चाहते जिससे पूरी दुनिया में चीनी सेना की किरकिरी हो, क्योंकि इससे आखिरकार फायदा अमेरिका को ही होगा। हम सब जानते हैं चीन अगर मजबूत होगा तो ट्रंप के लिए, उनके प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगा। इसीलिए अमेरिकी मीडिया के हवाले से अमेरिका की तरफ से चीन की अंदरूनी खबरें ज़्यादा आती हैं। चीन से खबरें निकालना आज भी आसान नहीं है। वहाँ पर विदेशी मीडिया, बाहर के लोग, बाहर की एजेंसीज, बाहर के रिपोर्टर्स आज भी अलाउड नहीं है। तो ये खबर का बाहर आना, जाहिर तौर पर अमेरिका इसमें प्रोपेगेंडा के तौर पर भी इसको बहुत से लोग देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज के पब्लिक व्यू की। कार्यक्रम के लास्ट में हम आ गए हैं और चक्रव्यूह में आज जो पब्लिक व्यू है वो आपके सामने है। राघव कृष्णा का पब्लिक व्यू, न्यूक्लियर मिसाइल में फ्यूल की जगह भर दिया गया पानी। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने ला दी है खुद को सुपर पावर समझने वाली चीन की असलियत। जितेंद्र सिंह लिखते हैं एक पोस्ट में, यूपी में 2017 से चुनावी समीकरण बदल गए हैं। जनता अब लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर ही वोट करती है। तो आज चक्रव्यूह मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल शाम 6:57 पर मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।